गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, सिविल वॉर रूम में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में डिस्कस किया था। जो स्ट्रेसेस इन बीम्स के अंदर बात करें तो पार्ट 1 में उसमें बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में अपने शियर स्ट्रेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले शियर स्ट्रेसेस की जो थ्योरी है वो आपको बता देता हूँ। पार्ट सेकंड है जो आपका पार्ट सेकंड है शियर स्ट्रेसेस इन यूनिफॉर्म सेक्शन बीम। तो एक सिंगल सेक्शन की जो बीम है उसके अंदर शियर स्ट्रेस जो डेवलप होते हैं, शियर स्ट्रेस कौन कौन, उनसे संबंधित कौन कौन सी थ्योरी है वो अपने देखेंगे। तो देखो, पहली बात तो बेंडिंग मोमेंट का एक्शन है जो उसको रोकने के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेटअप हो जाता है बीम के अंदर, वो तो कहलाता है बेंडिंग स्ट्रेस। इसी प्रकार जो शियर फोर्स लगता है, शियर फोर्स का एक्शन है उसको रोकने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस जो डेवलप हो जाता है वो कहलाता है शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस का जो वेरिएशन है वो डेप्थ के लॉन्ग होता है। जिस तरह से बेंडिंग मोमेंट है वो लीनियरली, बेंडिंग स्ट्रेस है वो लीनियरली चेंज होता है, उसी प्रकार शियर स्ट्रेस का वेरिएशन भी आपका होता है इसमें। तो शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है F/I/Z/A/y बार। देखो इस फार्मूले का क्या मतलब है। जैसे मान लो ये एक सेक्शन है कोई बीम का एक सेक्शन जहाँ पर शियर फोर्स लग रहा है आपका एफ शियर फोर्स लग रहा है। तो अपने को शियर फोर्स कैलकुलेट करना, जैसे ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पर सेक्शन का, और न्यूट्रल एक्सिस से मान लो y दूरी पर स्थित एक सेक्शन है। तो y दूरी पर स्थित जो सेक्शन है, ये लेयर है ये वाली, इस लेयर पर अपने को शियर कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए देखो F तो शियर फोर्स हो गया, I इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, Z क्या हो गया इसमें, जिस लेयर पर अपने को शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है उसकी विड्थ, वो Z हो जाता है। और A/y बार का मतलब जिस लेयर पर अपने ज्ञात करना है उसके ऊपर का जो एरिया है, जैसे इसका स्टैटिकल मोमेंट ज्ञात करना है विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्सिस, मतलब ये एरिया इनटू ये डिस्टेंस। ठीक है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एरिया को। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो यहाँ से दूरी है न्यूट्रल एक्सिस से, उसको ए से गुणा कर देंगे तो स्टैटिकल मोमेंट ऑफ द एरिया आ जाएगा। ये बेसिक फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को यूज़ करके सारे फार्मूले ये ड्राइव किए गए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए याद करने की ज़रूरत नहीं, बस ये आपके 5-7 फार्मूले हैं, अगर इनको याद रखोगे तो ये छोटा सा चैप्टर आपका हो जाएगा। सबसे पहले बात देखें, अगर मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करूं, अगर अपन लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करें तो उसका वेरिएशन इस तरह से होता है, पैराबोलिक वेरिएशन होता है। ठीक है, पैराबोलिक वेरिएशन, और उसके अंदर जो मैक्सिमम जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो बिल्कुल आपके न्यूट्रल एक्सिस पर होता है। ध्यान रखना, बेंडिंग स्ट्रेस का मान होता है वो न्यूट्रल एक्सिस पर 0 होता है, लेकिन शियर स्ट्रेस का मान यहाँ पर अधिकतम होता है, Q मैक्सिमम। और इस केस में अगर ज्ञात करेंगे तो जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज या मीन वैल्यू होती है, एवरेज का मतलब फोर्स अपॉन एरिया के हिसाब से जो वैल्यू कैलकुलेट होती है, Q मीन या Q एवरेज लिख सकते हो इसको। तो फोर्स अपॉन एरिया के हिसाब से जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसका अगर आपने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाती है डायरेक्टली। क्योंकि देखो कैलकुलेशन और डिजाइनिंग के हिसाब से अपने को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप एवरेज को याद रखो, और एवरेज को जब 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाएगा, और इसका वेरिएशन पैराबोलिक होता है। पहला ये आपको याद रखना। दूसरा, अगर आपका सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन के केस में भी डेप्थ के लॉन्ग सेक्शन है, वो डेप्थ के लॉन्ग इसका वेरिएशन पैराबोलिक ही होगा। सब में वेरिएशन पैराबोलिक ही है, ध्यान रखना। ये आपके जो 5 केसेस मैंने बता रखे हैं मेन सभी के अंदर आपका वेरिएशन पैराबोलिक ही है, यहाँ पर पहला वेरिएशन है। और इसका जो मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस आता है वो आपका न्यूट्रल एक्सिस पर आएगा, और उसकी वैल्यू होगी 4/3 इंटू Q मीन। ठीक है, Q मीन होगी इसमें। उसके बाद देखो थर्ड नंबर, I सेक्शन की बात करें, I सेक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पर आप, जैसे मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया था F/I/Z। ये Z है, ये क्या है, जिस सेक्शन में अपने को ज्ञात करना है वहाँ की विड्थ है। तो देखो मुझे मान लो यहाँ ज्ञात करना है, तो यहाँ विड्थ, वेब की विड्थ अलग है। यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें तो यहाँ विड्थ फ्लैंज की, देखो फ्लैंज की विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक है, वेब की देखोगे यहाँ, तो यहाँ पर 2 विड्थ है, मतलब इसलिए यहाँ पर 2 वैल्यू आएंगी, ध्यान रखना। और बटे में है विड्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जैसे विड्थ एकदम से घटेगी तो शियर स्ट्रेस एकदम से बढ़ेगा। बटे में जेड है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
तो देखो इसका वेरिएशन होगा यहाँ से यहाँ तक पैराबोलिक हो गया ये, उसके बाद ये क्यू एफ मतलब शियर स्ट्रेस इन फ्लैंज, एफ का मतलब फ्लैंज, शियर स्ट्रेस इन फ्लैंज, जहाँ पर ये जंक्शन पॉइंट है वेब के साथ, वहाँ पर फ्लैंज के अंदर जो शियर स्ट्रेस है वो क्यू एफ से लिखा है। और जैसे ही आप नीचे आओगे मतलब वेब में आओगे तो आपका क्यू डब्ल्यू मतलब 2 वैल्यू आएंगी यहाँ पर। और क्योंकि देखो यहाँ पे विड्थ बी है और एकदम से थिकनेस ऑफ वेब है, जो आपकी वेब है, जो ये वाली वेब की थिकनेस है, मोटाई है टी डब्ल्यू है, तो इस रेशो के अंदर चेंज होगी, बाकी सब सेम होगा, बट जेड है जो वो बदलता है। तो अगर अपन देखो बी पॉइंट टी डब्ल्यू इंटू क्यू एफ कर दोगे, क्यू एफ को बी पॉइंट टी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्यू डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। और अगर क्यू एफ ज्ञात करना है अपने को, क्यू एफ की वैल्यू होती है f/8I इंटू डी स्क्र माइनस स्मॉल डी स्क्र। कैपिटल डी फुल डेप्थ है और डी यहाँ से ये है वेब की डेप्थ है ओनली। तो f/8I इंटू डी स्क्र माइनस डी स्क्र ये क्यू एफ हो गया। और क्यू एफ को जब b/TW से मल्टीप्लाई कर देते तो क्यू एफ वैल्यू आ जाता है, सॉरी क्यू डब्ल्यू की वैल्यू आ जाती है। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, इनको याद रखना। और इसका वेरिएशन कुछ इस तरह से होगा, ये भी पैराबोलिक होगा, यहाँ पे भी पैराबोलिक होगा, यहाँ 2 वैल्यू होंगी। देखो यहाँ पर वेब के अंदर फ्लैंज के अंदर बात करोगे स्ट्रेस क्यू एफ है, जैसे वेब में एंट्री की विड्थ कम हुई तो एकदम से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 4 नंबर देखो ये वाला जो सेक्शन है स्क्वायर सेक्शन, इसी का जो डायगोनल है, इस डायगोनल को अगर हॉरिजॉन्टल बना दूं मैं, हॉरिजॉन्टल तरीके से रख दूं, इसको ऐसे रखा जाए, तो उस केस में इसका जो शियर स्ट्रेस डायग्राम है, शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है वो इस तरह से होता है, बी टाइप का शेप बनता है, जिसमें जो मैक्सिमम जो स्ट्रेस होता है शियर स्ट्रेस वो 9/8 इंटू क्यू मीन होता है, 9/8 इंटू क्यू मीन होता है। और जो उसकी जो वैल्यू आती है, तो अगर इसका विकर्ण की लंबाई b है, ये यहाँ से यहाँ तक b है अगर, तो टॉप से इसका जो मेजरमेंट होता है वो 3b/8 होता है। और न्यूट्रल एक्सिस से अगर मेजर करें तो b/8 होता है, जहाँ b विकर्ण है, ठीक है। अगर अपन लोग मेजर करते हैं कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस से, तो b/8 और टॉप से मेजर करेंगे तो 3b/8 होगा। 5वां जो फॉर्मूला है देखो, 5वां एक ट्रेंगल दे रखा है अपने को। ट्रेंगल के अंदर बात करोगे तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है जो कि आपका h/3 डिस्टेंस पर होता है बॉटम से, और ये बिल्कुल मिडल पॉइंट है जो h/2 पर है। टोटल हाइट h है मान लो इसकी, तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट है h/2 और ये आपका h/3। तो h/3 पर जो न्यूट्रल एक्सिस होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो क्यू मीन की 4/3 होगी। और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे आएगी h/2 डिस्टेंस पे, और वो होगी 3/2 इंटू क्यू मीन। तो देखो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जिनको आप याद रख लेना, और इनके क्वेश्चनों में करने में आपको ज़्यादा कोई खास दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। बेसिक फार्मूला है, सबका वेरिएशन होता है वो पैराबोलिक होता है, ठीक है। और बाकी ये 5 केस हैं जिनसे संबंधित डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग कैलकुलेशन में तो अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस लेक्चर में अपन लोगों ने ये थ्योरी डिस्कस की थी। नेक्स्ट लेक्चर में अपने मैं गुप्ता और खुरमी के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करूँगा।